हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग झारखंड सचिवालय की परीक्षा के लिए खुद को बेहतर रूप में तैयार कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। ये प्रश्न संख्या में 25 है, लेकिन जैसा पिछले हर वीडियो में मैंने हर ऑप्शन से संबंधित बातों को आपके सामने रखने का काम किया है, आज भी इस वीडियो में उसी प्रक्रिया को दोहराई जाएगी। नतीजा ये होगा कि 25 क्वेश्चन आपका 75 और 80 क्वेश्चन में निश्चित तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का जो एरिया रखा गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली रखा गया है, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। आप अपने साथ पेन कॉपी निश्चित तौर पे रखें, जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करें और आंसर देखें और ज़रूरत के हिसाब से उसको नोट करने का काम करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में एक अहम पड़ाव सिद्ध होगा, आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगा। इतिहास में उन खंडों को हम खास तौर से रखे हैं जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने वाला एरिया है। कुछ डेट्स भी यहाँ रखे गए हैं और बाकी ऑप्शन से रिलेटेड जो जानकारियाँ मुझे आप तक पहुँचानी है मैंने वो भी पहुँचाने का काम किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, न सिर्फ पूरा देखिए बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और नोट डाउन करने वाली बात जो हर बार हम बोलते हैं इसको फिर से कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने मुगल सत्ता एक बार फिर से भारत में स्थापित किया? ऑप्शन देखें। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें कि हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 17 मई 1540 को हुआ था उन्हीं दोनों के बीच में, मतलब कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में। और इस युद्ध के बाद ये हुमायूं के लिए निर्णायक तौर पर हिंदुस्तान छोड़ने का वक्त था और वो हिंदुस्तान छोड़ करके अल्टीमेटली ईरान पहुंचा और फिर वहाँ के शाह की मदद से फिर उसने वापस भारत जीतने का प्रयास किया। और इसी क्रम में पहले उसका मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ जो ऑप्शन डी में है, और बैरम खान ने यहाँ पर अफगानों को हराया, क्योंकि शेर शाह ने जब हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था तब सूर्यवंश का शासन चल रहा था और मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने अफगानों की सेना को हराया था। और उसके बाद फिर अंतिम तौर पर सरहिंद का युद्ध लड़ा गया 22 जून 1555 को, जिसमें कि बैरम खान ने सिकंदर सूर को पराजित किया और फिर से एक बार हुमायूं को भारत में 15 वर्षों के बाद मुगल सत्ता स्थापित करने का मौका मिला। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 15 मई 1555 को। सरहिंद का युद्ध आखिरी युद्ध था इस संदर्भ में 22 जून 1555 को, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। किस युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में डाल दिया? ये जो चारों ऑप्शन हैं ये उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित है। उत्तराधिकार के युद्ध में कुल 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें से 4 का नाम यहाँ पर आपके सामने है। पहले देखें धर्मठ का युद्ध। धर्मठ का युद्ध 15 मई 1658 को हुआ था और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे और दूसरी ओर शाहजहां की शाही सेना थी, जिसमें कि शाही सेना का हार हुआ था धर्मठ की लड़ाई में। धर्मठ जो है ये उज्जैन के पास है और धर्मठ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने धर्मठ के निकट फतेहाबाद नामक नगर बसाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो धर्मठ युद्ध के बाद फतेहाबाद नगर बसाया। खजावा का युद्ध, खजावा सबसे पहले जान ले कि इलाहाबाद के पास है। 5 जनवरी 1659 को ये लड़ाई औरंगजेब और उसी के भाई सुजा के बीच हुआ, जिसमें कि सुजा की हार हुई। ऑप्शन सी को देखें। देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध 12 से लेकर के 14 अप्रैल 1659 को हुआ था और ये उत्तराधिकार युद्ध का निर्णायक युद्ध था, जिसमें औरंगजेब ने दारा को पराजित किया, जिसके बाद दारा भाग करके और पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट में पहुंचता है, लेकिन बाद में धोखेबाजी के कारण उसको पकड़ा जाता है और पकड़ करके उसको औरंगजेब को सौंप दिया जाता है। औरंगजेब ने उसको बेइज्जत करने के लिए गंदे कपड़ों में हाथी पर बिठाया और दिल्ली की सड़कों पर घुमाने का काम किया था।
इस समय जो विदेशी यात्री है बर्नियर था, और बर्नियर ने कोट किया है कि मैंने हर जगह देखा कि लोग दारा की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे और विलाप कर रहे थे, क्योंकि शाहजहां के सभी पुत्रों में सबसे योग्य जो था वो दारा को माना जा रहा था और उसको ही अगला उत्तराधिकारी के तौर पर देखा भी जा रहा था। खैर, इस सवाल का सही जवाब है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1658 को हुआ था। और इसी युद्ध के बाद शाहजहां को औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था। सामूगढ़ आगरा में है, और इस युद्ध के बाद जीत मिली और उसने शाहजहां को कैद में डाल दिया, जिसके बाद अपने जीवन का बचा हुआ शेष दिन शाहजहां को औरंगजेब के कैद में ही बिताना पड़ा था। तो इस सवाल का सही जवाब है सामूगढ़ का युद्ध, और बाकी के संदर्भ में भी आपको मैंने बताने का काम किया। नंबर 3, बाबर ने किस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था? पहले देखिए दौहरिया का युद्ध। दौहरिया का युद्ध का बाबर से कोई संबंध नहीं है। दौहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था, और ये युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी, जो कि अफगान नेता था उस समय, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि महमूद लोदी की हार हुई थी। इस सवाल का सही जवाब है चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध 25 जनवरी 1528 को हुआ था। माफ कीजिएगा, 29 जनवरी 1528 को हुआ था। चंदावर का युद्ध, ये चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, और ये युद्ध हुई थी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जो कि गढ़वाल वंश का शासक था, और इसमें जयचंद की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध, ये बाबर का भारत में चौथा और आखिरी युद्ध था, जो कि अफगान और मुगलों के बीच में हुआ था। अफगानों के तरफ से महमूद लोदी और नुसरत शाह थे, और दूसरी ओर बाबर था, जिसमें बाबर की जीत हुई। इस घाघरा के युद्ध में तोपों का और नावों का प्रयोग किया गया था, इसलिए घाघरा के युद्ध को नावों का युद्ध भी कहा जाता है। नंबर 4, किस युद्ध में मुबारिज खां को हराकर निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की? चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके विषय में निश्चित तौर पे आप जान लें। मुबारिज खां को हराकर निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। सही उत्तर है इसका सकूर खेड़ा का युद्ध, जो कि अक्टूबर 1724 में हुआ था। मुबारिज खां को हरा करके और फिर निज़ाम उल मुल्क चिनकिलीज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। इसका सही जवाब बाकी के विषय में जान लें। घेरिया का युद्ध ये 1740 में हुआ था, और इसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज को मार करके और बंगाल की गद्दी संभाली थी। अलीवर्दी खां बहुत ही योग्य शासक था बंगाल का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफराज को मार के 1740 में घेरिया के युद्ध में उसने बंगाल का नवाबी संभाला। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था, और ये युद्ध हुआ था नादिर शाह के साथ। नादिर शाह ने इस समय आक्रमण किया था जब करनाल का युद्ध हुआ, और इस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। बताने की आवश्यकता नहीं है कि रंगीला बादशाह की हार हुई, और नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन भी लेकर के गया, और तख्त ए ताउस, जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया सिंहासन था जिसमें कि कोहिनूर जड़ा हुआ था, वो कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। इसलिए ये सवाल भी उठता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो उसका उत्तर भी आपको इसी के साथ मिल गया कि मोहम्मद शाह रंगीला या बहादुर शाह मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह अंतिम शासक था जिसने कि मयूर सिंहासन पर बैठने का काम किया। संगमेश्वर का युद्ध देखें, ये युद्ध 11 मार्च 1689 को 1689 को हुआ था, जिसमें कि मुगल सेना, औरंगजेब का मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने संभाजी, शिवाजी के उत्तराधिकारी और संभाजी के सलाहकार कवि कलश को मार दिया, और मारने के बाद उनके कहा जाता है कि उनके खाल में भूस भरवा दिया। ये भारत के इतिहास का अत्यंत ही बर्बर घटना माना जाता है, जिसमें कि मुकर्रब खां ने संभाजी और उनके सलाहकार कवि कलश को मारने का काम किया था। नंबर 5, 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत अभियान किया, उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? सबसे पहले उत्तर को जान लीजिए। उत्तर है इसका बी, नासिरुद्दीन महमूद शाह।
नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में ही तैमूर लंका 1398 में आक्रमण हुआ था। बाकी के विषय में थोड़ा सा जाने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये सल्तनत काल का यूनिक शासक है जो प्रायः महिलाओं के भेष में दरबार में आता था। कई बार वो नंगे भी दरबार में चला आता था। ये सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था और अल वासिफ बिल्लाह की उपाधि धारण की थी। बहराम शाह जो कि रजिया के बाद सत्ता पर बैठती है, बहराम शाह के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ कि इसके समय में एक नया पद सृजित किया गया जिसका कि नाम है नायब ए मामलिकात, जिसको शॉर्ट में नायब भी कहा जाता है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद था और सुल्तान के लगभग समकक्ष पद था। नायब बनने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। उसने ही बहराम शाह को सत्ता भी सौंपा था या उसी कारण से ये सत्ता पर बैठ पाया था। अब देखिए खिज्र खां। खिज्र खां जो है ये सैयद वंश का, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंशों में से एक राजवंश सैयद वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला ये दूसरा ऐसा शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। पहला जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने मल्लिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, जबकि खिज्र खां ने रैयत ए आला और मसनद ए आला की उपाधि धारण की थी। नंबर 6, तालीकोटा युद्ध। सबसे पहले जान ले कि तालीकोटा युद्ध हुआ कब। 25 जनवरी 1565, क्योंकि भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है तालीकोटा का युद्ध। 25 जनवरी 1565। इस युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या कृष्णा नदी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। अब सवाल देखते हैं कि तालीकोटा युद्ध में मुस्लिम रियासतों के महासंघ में कौन शामिल नहीं था। पहले ये बता दें आपको कि जब बहमनी साम्राज्य विघटित हुआ तो 5 भागों में या 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा था। बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। ऑप्शन में बीजापुर नहीं है। महासंघ में शामिल नहीं था बरार, बाकी 3 शामिल थे और एक जो इस ऑप्शन में नहीं है वो है बीजापुर। ये चारों शामिल थे मुस्लिम रियासत का जो महासंघ बना था उसमें। इस महासंघ को जो मुस्लिम दक्षिण रियासतों का संघ था, इसको बनाने में गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह की मुख्य भूमिका थी। मतलब इस महासंघ का नेता था इब्राहिम कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा का था। बाकी के विषय में भी जान ले। गोलकुंडा का जो स्थापना हुआ इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा ही हुआ। बिदर अमीर अली बरीद ने किया, इसलिए वहाँ पर उसको बरीद शाही वंश कहते हैं। गोलकुंडा जैसा बताया कुली कुतुब शाह, तो कुतुब शाही वंश। अहमदनगर मल्लिक अहमद, इसलिए वहाँ पर निज़ाम शाही वंश। और बरार का स्थापना किया था फतेहुल्लाह इमाद शाह ने, तो ये इमाद शाही वंश कहलाता है। जबकि बीजापुर जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, वहाँ पर निज़ाम शाही आदिल शाही वंश था। उनके नाम से ही यूसुफ आदिल शाह के नाम पर आदिल शाही वंश था। तो इस सवाल का सही जवाब है बरार। नंबर 7, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था। सबसे पहले सही उत्तर को देख लें। सही उत्तर इसका है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी या राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो के विषय में जो महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको जान लेना है वो है कि ये भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे, नेशनलिस्ट पोएट। पहले नेशनलिस्ट पोएट हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के संदर्भ में कहा था कि बंगाल की सभ्यता का ये अग्रदूत हैं और हमारी जाति के पिता। तो बाकी ऑप्शन के संदर्भ में भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो बातें अन्य वीडियो में बताया जा चुका है सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह के विषय में, उससे अलग ये बात आपको बताने का हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मजमा उल बहरीन या मजमा अल बहरीन
कि रचना किसने की, सबसे पहले सही उत्तर जान ले। तो सही उत्तर है दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था, जिसके विषय में अभी हमने बताया कि औरंगजेब ने उसको गंदे कपड़े में हाथी पे बिठा करके देवराय युद्ध के बाद घुमाया था और फिर अंततः उसको धर्म विरोधी घोषित करके मार भी दिया गया था। खैर, तो इसका सही उत्तर है दारा शिकोह, मतलब दारा शिकोह एक विद्वान शासक था। अब बाकी को देखिए। इनायत खां के द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है शाहजहांनामा। खाफी खां जो ऑप्शन बी में है, उसके द्वारा औरंगजेब के समय में छुप करके एक महत्वपूर्ण रचना लिखी गई, उसका नाम था मुंतखब उल लुबाब। छुप करके इसलिए लिखी गई क्योंकि औरंगजेब ने अपने समय में साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो खाफी खां के द्वारा मुंतखब उल लुबाब। जबकि ऑप्शन डी को देखें, निज़ामुद्दीन अहमद, इनका जो महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है तबकात ए अकबरी, जो कि बुक्स भी है आपके सिलेबस में, इसलिए इसको अलग से नोट आप जरूर कर लें। नंबर 9, राजा राम मोहन राय ने 1820 में किन पुस्तकों की रचना की? ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही है। ये सारा जो 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये तीनों द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 2 अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, दोनों अंग्रेजी में ही लिखे गए थे और यही 2 पुस्तक ऐसे हैं जो 1820 में लिखे गए। इसका मतलब सही उत्तर है ए और सी। जबकि संवाद कौमुदी जो था ये 1821 में बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण किताब है राजा राम मोहन राय का, जिसमें से एक मिरातुल अखबार, नाम से स्पष्ट है कि अखबार है, और ये फारसी में लिखी गई थी और इसका संपादन शुरू हुआ था 1822 में। मिरातुल अखबार फारसी में 1822 में, और एक 1809 में राजा राम मोहन राय ने रचना की थी, उसका नाम है तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये सब राजा राम मोहन राय के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनकी रचनाएं हैं, इसको आप बिल्कुल भी याद रखें। नंबर 9, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में 8 सदस्य थे। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए, जिसमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। उनमें से कौन एक शामिल नहीं है? मतलब जो 4 ऑप्शन है उनमें से 3 भारतीय हंटर कमेटी के सदस्य थे, एक नहीं थे। तो जो नहीं थे उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। बाकी सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण, ये हंटर कमेटी के 8 में से 3 भारतीय सदस्य थे। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीयों के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 3 सदस्य थे। एक मदन मोहन मालवीय, जो कि भारतीयों द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। उनके अलावा मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी उस समिति में शामिल थे। तो दोनों एंगल से क्वेश्चन को आप याद रखिए कि भारतीयों के द्वारा गठित समिति में कौन कौन थे और हंटर कमेटी में कौन कौन भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहीं ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो आपका ध्यान उधर जा सकता है, इसलिए ऐसे सवालों को ध्यान से देखते हैं। सही पहले उत्तर जान लें। ये पुस्तक है लाला लाजपत राय का। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक नहीं है, बेसिकली एक संस्था है जो कि लाला लाजपत राय ने स्थापित किया लाहौर में, और ये काम 1920 में उनके द्वारा किया गया था। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी लाला लाजपत राय 1920 लाहौर में। अब बाकी को देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1905 में बंबई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में बंबई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की है। बाकी काम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विषय में बाकी बात भी आज भी बताए हैं, पहले ही बताए हैं। तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का स्थापना इन्होंने कलकत्ता में 1918 में किया था। जबकि आनंद मोहन बोस का संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में, जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे। लेकिन यहाँ आनंद मोहन बोस के विषय में ये जान ले कि इन्होंने 1872 में लंदन में इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से संबंधित बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। नंबर 12 को देखिए। 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन मुंबई से किसने किया? ये अंग्रेजी में संपादित होती थी, पहले तो ये जान लें।
अब ऑप्शन देखें। श्रीनिवास शास्त्री ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का संपादन किया। एक पत्रिका है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का संपादन किया। यह संपादन 1918 में मद्रास से किया गया था और अंग्रेजी में यह भी संपादित होती थी। के.एम. पन्नीकर, इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है, आप सब नाम सुने हैं, इसका शुरुआत किया 1922 में बंबई से। इस सवाल का सही जवाब है फिरोज शाह मेहता, मतलब बॉम्बे क्रॉनिकल का 1913 से संपादन बंबई से फिरोज शाह मेहता ने किया। अब देखिए वी राघवाचारी, इन्होंने हिंदू जो अखबार है, बहुत फेमस है, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के बीच में सबसे फेमस जो अखबार है वो हिंदू ही है, आप सब जानते हैं। तो हिंदू का संपादन शुरू किया था वी राघवाचारी ने। ये 1878 से प्रारंभ हुआ था और मद्रास से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सबसे पहले सही उत्तर ही जान ले। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, मतलब ऑप्शन जो डी है, उस वर्ष पारित किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत ही 1862 में पहली बार भारत के 3 प्रेसिडेंसी जो उस वक्त थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था 1862 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और भारत में जो चौथा हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ वो है 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1860 का क्या महत्व है? तो इस वर्ष इंडियन पेनल कोड, लॉर्ड कैनिंग के समय का भारतीय दंड विधान पारित किया गया। 1857 क्रांति तो आप जानते ही हैं, उधर हम बात नहीं करेंगे। इस वर्ष 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। भारत में जो पहला 3 विश्वविद्यालय बना वो 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। 1858 में इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया था और इस इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाने का काम किया था। इसके बाद एक्ट पारित हुई और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में भारत का शासन चला गया था। तो 13 का आंसर मैंने बताया 1861। 14 को देखें। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905, जबकि बंगाल विभाजन लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, विभाजन की घोषणा की गई। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है 19 जुलाई 1905। 7 अगस्त का भी इस विभाजन से बहुत बड़ा संबंध है। वो ये है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में इसी दिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 2 फरवरी 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा को लंदन के गृह प्रशासन को भेजी गई थी। ये 4 ऑप्शन है। इससे पहले का एक और घटना जो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है वो भी जान ले कि 1 जून 1903 को कर्जन ने सीमा पुनर्गठन संबंधी विवरण प्रकाशित किया। सीमा के पुनर्गठन संबंधी विवरण प्रकाशित किया कि बंगाल को 2 भागों में बांटना है, ठीक है, पूर्वी बंगाल और बंगाल में एक और आपको चटगांव वाला, ढाका वाला एरिया होना था और बाकी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पार्ट था ये रहना था। हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए काम किया गया था। राष्ट्रीयता की जो भावना पनप रही थी उसको कुचलने के लिए किया गया था। ये बातें आप जान रहे हैं। जैसे ही सीमा पुनर्गठन संबंधी विवरण प्रकाशित हुआ, इसका विरोध शुरू हुआ और इस विरोध के क्रम में 3 जो पत्रिका है, जो समाचार पत्र हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप निश्चित तौर पे नोट कर लें। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पत्रिका या अखबार बंगाली के माध्यम से विरोध प्रारंभ किया, जबकि कृष्ण कुमार मित्रा ने हितवादी के माध्यम से और पृथ्वीश चंद्र राय ने संजीवनी के माध्यम से इसका विरोध करने का काम किया। तो बाकी के विषय में भी आपको जानकारी हो गई है। इन चीज़ों को आप निश्चित तौर पे नोट करते जाएं। नंबर 15, गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में कौन सा कार्य किया था? सबसे पहले सही उत्तर ही जान ले। इसका सही उत्तर है कि फोनिक्स फार्म की स्थापना की थी। ये जो फोनिक्स फार्म डरबन में स्थापित किया गया, यहाँ पर सत्याग्रही रहते थे और सामान्य साधारण जीवन व्यतीत करते थे।
तो डरबन में 1904 में फोनिक्स फार्म की स्थापना की गई। ऑप्शन बी को देखें, एशियाटिक बिल का विरोध किया। एशियाटिक बिल 1906 में आया था और यह ट्रांसवाल सरकार के द्वारा लाया गया बिल था। इस बिल या विधेयक के माध्यम से भारतीयों को जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उन्हें मताधिकार से, वोटिंग राइट से वंचित करने का काम किया जा रहा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ा 1906 में। ऑप्शन सी को देखें, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। सबसे पहले तो ये जान ले कि टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर है, जिनका की महत्वपूर्ण पुस्तक था अनटू दिस लास्ट। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनके नाम पर इस फार्म की स्थापना की। ये फार्म जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया था, 1910 में किया गया था। और इस फार्म को स्थापित करने में उनके एक जर्मन साथी, जिनका कि नाम था कॉलिन विच, जिसको कि हिंदी में कहीं कहीं कॉलिन वाक भी लिखा होता है, उनकी मदद से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। जबकि हिंद स्वराज ये गांधी जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1909 में उस दौरान लिखी गई थी। पहले ही जान ले कि हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था और ये पुस्तक 1909 में तब लिखी गई थी जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे पानी जहाज के माध्यम से, और उस पानी के जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। नंबर 16, 22 दिसंबर 1939 को कौन सी घटना हुई थी? जो भी ऑप्शन है उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको ध्यान से सुने। 22 दिसंबर 1939 को कौन सी घटना हुई? सबसे पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है बी, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया ये भी जान ले। जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भारतीयों को भी जिस तरीके से बिना भारतीय नेताओं से पूछे हुए भारत को भी युद्ध में झोंका गया, तब 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 में चुनाव हुआ था और कांग्रेस के द्वारा भारत में सरकार बनाई गई थी, 6 जगह पूर्ण बहुमत से, 3 जगह मिलीजुली सरकार थी, तो 9 जगह कांग्रेस का सरकार था और 2 जो प्रांत थे वहां पर दूसरे पार्टियों का था, यूनियनिस्ट पार्टी का और एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है कृषक प्रजापति पार्टी, तो इनका सरकार था। तो 9 प्रांतों से कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इसके खुशी में मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। अब ऑप्शन ए पर आते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में, जो कि 23 जिन्ना के अधिवेशन में अध्यक्षता में हुआ था लाहौर में, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। पाकिस्तान प्रस्ताव को तैयार करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का काम किया गया था फजलुल हक के द्वारा, जबकि प्रस्ताव का समर्थन किया गया था खलीक उज जमा के द्वारा। खलीक उज जमा के संदर्भ में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1928 में साइमन आयोग भारत आया था, 27 में नवंबर महीने में गठित हुआ है, 28 में 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा था, भारत में विरोध हुआ था। तब उस समय खलीक उज जमा ने लखनऊ में पतंगों के माध्यम से साइमन आयोग का विरोध किया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे यहां देनी थी मैंने आपको देने का काम किया, उसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी को देखिए, वायसराय लिनलिथगो की घोषणा। लिनलिथगो के साथ जो घोषणा वाली बात है वह है 8 अगस्त 1940। ये डेट याद रखिए, 8 अगस्त 1940। इस दिन अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था और अगस्त प्रस्ताव जब पारित किया गया तो पीरियड आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार चल रहा है और भारतीयों से अंग्रेजों को सहयोग चाहिए, तो अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया या घोषणा की गई कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। तो भारतीयों के लिए संविधान की बात पहली बार लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में किया था, जो कि 8 अगस्त 1940 को आई थी। हम बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ऑप्शन डी को देखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। डेट याद कर लीजिए, डेट से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ।
आप ये बिल्कुल जानते होंगे कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने बाद में भूदान आंदोलन चलाया था, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय थे। ये पुरस्कार वाली बात हम इसलिए जोड़ दिए क्योंकि आपके सिलेबस में पुरस्कार से संबंधित बातें हैं, न सिर्फ आपका सचिवालय में बल्कि जेपीएससी के परीक्षा में भी पुरस्कार आपका मिसलेनियस में पार्ट है। तो खैर, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, शायद ये भी आप जानते हो। तीसरे सत्याग्रही का भी नाम जान लें। तीसरे सत्याग्रही जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। तो बाकी ऑप्शन के विषय में ही बताया, और ये सब ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर याद रखिए, शायद काम आ जाए। नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल की तराई में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? सबसे पहले सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है डी, नित्यानंद सिंह। और बाकी के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप सब जान रहे हैं कि 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे, और फिर उन्होंने अंडरग्राउंड रह करके आंदोलन को संचालित किया था। ये समाजवादी नेता थे। चीतू पांडे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार बनाई थी, और उस दौर में कई स्थानों पर समानांतर सरकारें बनाई गई थी, जिसमें चीतू पांडे के नेतृत्व में जो बलिया में समानांतर सरकार बनी वो सबसे पहले बनी थी। कुछ और समानांतर सरकार को जान ले, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम का तामलुक में सतीश सामंत ने समानांतर सरकार बनाई, जबकि सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाई गई थी। और जो सतारा में नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार बनाई गई वो सबसे लंबे समय तक चला था। जबकि ऑप्शन सी को देखें, महादेव देसाई, ये गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और 1942 में आगा खां महल में इनका निधन हुआ था जब गांधी जी जेल में थे। साथ साथ कस्तूरबा गांधी भी थी जिनका 1944 में निधन हुआ, और गांधी जी के साथ ये लोग भी बंद थे, इसलिए महादेव देसाई उनके निजी सचिव थे, इस बात को भी याद रखें। नंबर 18, गांधी जी के समर्थन से मार्च 1944 में कौन सा फार्मूला या योजना प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन देसाई लियाकत फार्मूला, ये 1944 में ही आया था। इसमें कांग्रेस के नेता भोला भाई देसाई थे और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली थे। लियाकत अली वही जो बाद में स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये जो देसाई लियाकत फार्मूला था ये अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित था, लेकिन ये फार्मूला असफल हो गया था। इस सवाल का सही जवाब है CR फार्मूला, जो कि राजगोपालाचारी के द्वारा तैयार किया गया था और इसके लिए गांधी जी ने समर्थन दिया था, और इसी में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार भी किया गया था। ऑप्शन सी को देखिए, मन्ना रायन योजना। ये मन्ना रायन योजना 1944 में आई थी, जो भारत में प्लानिंग से संबंधित है। इसको गांधीवादी योजना भी कहते हैं, और मन्ना रायन योजना जो गांधीवादी योजना कहलाती है ये सहकारिता के मूल सिद्धांत पर आधारित था। जबकि ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना, आप सब जानते हैं 1946 में आया। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का जुलाई महीने में 1946 में चुनाव हुआ, फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तीनों का नाम जरूर जान लीजिए। पैथिक लॉरेंस जो कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर के 1942 में आए थे, और तीसरा AV अलेक्जेंडर। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन से संबंधित थे और ये 1946 में भारत आया था। नंबर 19, सिपाही विद्रोह के दौरान किस स्थान के विद्रोह को दबाने में कॉलिन कैंपबेल की भूमिका नहीं थी? इस क्वेश्चन को रखने के पीछे मकसद ये है कि सिपाही विद्रोह में किसने कहां पर नेतृत्व किया, किसने विद्रोह को कुचलने का काम किया, विद्रोह के प्रकृति के संदर्भ में किसने क्या कुछ कहा, अवश्य याद कर ले, क्योंकि सिपाही विद्रोह से क्वेश्चन की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। खैर, ऑप्शन को देखें, इसका सही उत्तर है बनारस, जो कि ऑप्शन बी में है। बनारस के विद्रोह को सप्रेस करने का काम किया था कर्नल नील ने, और बाकी बरेली, फैजाबाद और कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ने ही किया था।
बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया था। बरेली जो था ये क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र माना जाता था। बरेली विद्रोह के कमांडर थे जनरल वक्त खां और दीवान घोषित किया गया था शोभा सिंह को या सुभा सिंह को। तो बरेली, खान बहादुर खां, जनरल वक्त खां, सुभा सिंह और क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र के रूप में आप इसको याद रखिए। फैजाबाद, यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने जिहाद की घोषणा की थी और शाहजहांपुर को अपना केंद्र बनाया था। जबकि कानपुर का जिसको कि सप्रेस करने का काम कैंपबेल नहीं किया। कानपुर की एक महत्वपूर्ण घटना है कि यहाँ सती चौड़ा घाट पर भारी संख्या में अंग्रेज़ों को मार दिया गया था, जिसमें कि कुछ महिला और बच्चे भी शामिल थे। और इसी कानपुर के इस हत्याकांड का बदला अंग्रेज़ों ने बनारस में लिया था और इसी तरह के हत्याकांड को अंग्रेज़ों ने सिपाही विद्रोह के दौरान दोहराने का काम किया था। नंबर 20, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सिपाही विद्रोह को किस दिन प्रारंभ करना था? सही उत्तर जाने। सही उत्तर है बी, 31 मई 1857। ये तय हुआ था कि एक ही दिन पूरे भारत में अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ सिपाही विद्रोह कर दिया जाए तो अंग्रेज़ों के लिए ही मुसीबत हो जाएगी और अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन वास्तविक विद्रोह जो था वो 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गया, जिसके पीछे कुछ घटनाओं को जान लेना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34th नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी थी, उसको गोली मार दी थी। जिसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। उनके फांसी दिए जाने के बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी की 3री नेटिव कैवेलरी ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसके बाद दमनात्मक कार्रवाई करते हुए 9 मई को 85 सैनिक बर्खास्त कर दिए गए और उनको लंबी सजाएं दे दी गई 9 मई को। जिसके बाद 10 मई को सिपाहियों ने खुला विद्रोह प्रारंभ कर दिया और 11 मई 1857 को मेरठ से विद्रोही दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित किया, अपना नेता घोषित किया। 21 सितंबर 1857 को वापस अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। निकोलसन और हडसन का इसमें बहुत बड़ा रोल था दिल्ली को वापस अपने कब्जे में लेने का। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया और उनको पकड़ने के बाद, कैद करने के बाद उनको रंगून भेज दिया गया। यहाँ हुमायूं के मकबरे के विषय में एक बात आपको बताएं कि इसको ताज का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा लाल है और ताजमहल सफ़ेद है। मटेरियल अलग यूज़ हुए हैं लेकिन निर्माण योजना कमोबेश एक ही प्रकार की नज़र आती है, इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वगामी कहा जाता है। नंबर 21, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता के जोड़ों में कौन सही नहीं है? एक सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो जो सही नहीं है पहले उसी को देख ले, उसका सही उत्तर, बाकी तो मिला हुआ है। अहोम विद्रोह का नेता था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर, तो सी इसका सही उत्तर है। जबकि सेवारम जो थे ये भील विद्रोह के नेता थे। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर और उनके सामने जो सेवारम लिखा हुआ है वे भील विद्रोह के नेता थे और बाकी का ऑप्शन मैच्ड है, इसलिए आप उसको वैसे ही याद कर लीजिए। नंबर 22, तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया? ये क्वेश्चन बेसिकली मुगल पेंटिंग से है। मुगल पेंटिंग एक और इतिहास से जुड़ा हुआ चीज़ है तो दूसरी ओर जो आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में संस्कृति लिखा हुआ है तो संस्कृति का हिस्सा चित्रकला भी होता है और मुगल पेंटिंग से ही क्वेश्चन का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका अबुल हसन। उसने ही तुजुके जहांगीरी का जो कवर पेज है उसको बनाने का काम किया था। अबुल हसन का एक प्रमुख चित्र है चिनार के वृक्ष पर गिलहरियों का चित्र। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियों का चित्र। उस्ताद मंसूर, सब जितने भी चित्रकार हैं ये सब जहांगीर के काल के हैं। उस्ताद मंसूर जो थे वो दुर्लभ पशु पक्षियों का चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में साइबेरियन क्रेन और बंगाल का
एक अनोखा जो फूल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। गोवर्धन जो थे ये धार्मिक व्यक्तियों एवं संगीतज्ञों का चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे, जबकि बिशन दास राज दरबार के चित्र के लिए जाने जाते थे। नंबर 23, किस मुगल शासक के समय पांडुलिपि चित्रण शैली की प्रधानता थी? सीधा इसका उत्तर बताते हैं, उत्तर है अकबर। ठीक है, और पांडुलिपि चित्र शैली का जो उदाहरण है हजमनामा, रजमनामा, तुतीनामा, ये सब उसके पांडुलिपि चित्रण शैली के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन राजा राम मोहन राय के पाश्चात्य मतलब कि वेस्टर्न शिक्षा का समर्थन कर रहे थे? ऑप्शन ए चार्ल्स ट्रेवेलियन, यही वो व्यक्ति थे जो कि राजा राम मोहन राय के पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, जबकि H.H. विल्सन और H.T. प्रिंसेप ये पूर्वी भाषा या प्राच्य भाषा के समर्थक थे। यहाँ पर इस बात को भी जान लीजिए कि ये विवाद लंबे समय से चल रहा था कि भारतीयों को शिक्षा किस भाषा में दिया जाए, प्राच्य भाषा में मतलब पूर्वी भाषा में या पाश्चात्य भाषा में, क्या कुछ उनको पढ़ाया जाए, ये लेकर के लंबा चौड़ा बहस लंबे समय तक चल रहा था। इस विवाद को दूर करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले ने फिर 2 फरवरी 1835 को अपना रिपोर्ट दिया, जिसको कि मैकाले मिनट्स कहते हैं। ये डेट भी याद रखिएगा, 2 फरवरी 1835, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में डेट का थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। खैर, ये 2 फरवरी 1835 को उन्होंने मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसको कि 7 मार्च 1835 को अप्रूव कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया और उसके अनुमोदन के साथ ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया गया और ये कहा गया कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से सिर्फ अभिजात वर्ग को दिया जाएगा और फिर वहाँ से ये धीरे धीरे नीचे पहुँचेगा। उनका जो ये थ्योरी है, ये डाउन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये कहलाता है। तो मैकाले मिनट्स के आधार पर डाउन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी शुरू हुआ और ये काम 1833 के एक्ट के तहत हो रहा था, इसलिए भारत में 1833 के एक्ट के तहत ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और अब इस सेट का 25वां और आखिरी सवाल, गुलामगिरी किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन इसके पहले भी आप देख रहे थे, अधिकांश क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसीलिए उन क्वेश्चन को हम जानबूझ के रखें, क्योंकि गेस के तौर पे देखें, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गेस करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, लेकिन फिर भी एक प्रयास के तौर पर ऐसे क्वेश्चन को ही हमने रखने का काम किया है। तो गुलामगिरी किसकी रचना है? सीधा आंसर जानते हैं, ये पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडियन मिरर। गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने किसी किताब की रचना की हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1849 में इनके द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई और इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन सी को देखें, ये तो जो आंसर ही था आपका। डी को देखें, NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। ये सारे ऑप्शन से सवाल पूछे गए हैं, तो 1911 नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से एक और आपको ये बताने का काम किया गया कि किन जगहों पर हम लोगों को खास तौर से फोकस करना है। दूसरा, हर ऑप्शन के संदर्भ में यथासंभव जानकारी उपलब्ध करा करके इस 25 क्वेश्चन को हम लंबा करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपके लिए ये यूज़फुल सिद्ध होगा। तो चलिए देखिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।